और उस बच्चे को जो है उस कैरेक्टर के अंदर लेके कैसे आना है, सारी कलर कौन सा देना है। जो भी आप उसमें गेम में देखते हैं क्या चीज़ें मूव हो रही होती हैं वो हम आपको भी यहाँ पे दिखाते हैं, कैसे वो सारी मूवमेंट्स हम बनाते हैं। आई एनिमेट देम एंड मेक इट इंटरेक्टेबल विद द यूज़र इंटरफेस। साउंड और साउंड इफ़ेक्ट्स को, म्यूज़िक को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पे अभी मैचिंग गेम के हवाले से डिज़ाइन कर रहे हैं। एक गेम, एक वायरल गेम 25 से 30 लाख पाकिस्तानी तकरीबन $10,000 के अराउंड कमा के दे रहा है। एक गेम की बात कर रहा हूँ मैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गेम्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि बदल गया कारोबार में गेम्स का क्या काम। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गेम्स की इंडस्ट्री अरबों रुपए की नहीं बल्कि अरबों डॉलर की है। एक जमाना था जब हमारे गली मोहल्ले में वीडियो गेम्स की दुकानें हुआ करती थी, जिसमें टोकन डालकर बड़े और बच्चे साथ गेम खेला करते थे। ये अलग बात है कि यहाँ से पकड़े जाने वाले बच्चों की कभी कभी खूब पिटाई भी हुआ करती थी। फिर दौर बदला और वीडियो गेम की दुकानों की जगह गेमिंग जोन ने ले ली। गेमिंग जोन में एक के पीछे एक लोग ऐसे खड़े हुआ करते थे जैसे यहाँ पर फ्री गेमिंग जोन हो। गेमिंग जोन की इंडस्ट्री जब पाकिस्तान में शुरू हुई तो एक गेम ने पाकिस्तान के गेमिंग जोन्स में तवील अरसे राज किया और वो था काउंटर स्ट्राइक। इसके पूरे टूर्नामेंट्स कराए जाते थे। बहुत से पाकिस्तानियों ने बैरून मुमालिक जाके भी काउंटर स्ट्राइक के ना सिर्फ टूर्नामेंट खेले बल्कि जीते भी। फिर दौर बदला और स्मार्टफोन्स आ गए जिन्होंने मोबाइल में ही गेम्स इंट्रोड्यूस कराए। अब आपको गेमिंग जोन जाने की जरूरत नहीं थी, आप अपने मोबाइल में बैठकर ही HD फॉर्मेट के गेम्स खेल सकते थे। लेकिन ये गेम्स बनते कैसे हैं? क्या इसका कोई कोर्स होता है? और जब गेमिंग इंडस्ट्री अरबों डॉलर कमाती है तो इसके बनाने वाले कितना कमाते हैं? क्या पाकिस्तान में गेम डेवलपिंग सिखाने वाले तालीमी इदारे मौजूद हैं? लास्ट 3-4 ईयर्स से जिस तरह मैं एग्जांपल आपको NED यूनिवर्सिटी है, माजू यूनिवर्सिटी है, इकरा है, PF किड है, कराची की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से फास्ट है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉपर BS अगर आप कर रहे हैं या आप MS कर रहे हैं तो वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी आके जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वो आप पढ़ा रहे हैं। और प्रॉपर 4 मंथ के अंदर जो एक सिलेबस कोर्स होता है, सेमेस्टर होता है, उसके अंदर प्रॉपर कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो एक तो यहाँ पर है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, बेनज़ीर यूथ प्रोग्राम, इनके अंदर भी गेम डेवलपमेंट के अंदर स्पेशल कोर्स कराए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इदारे भी हैं। फिर फलाई इदारे हैं, सलानी है, ठीक है, सलानी जो है गेम डेवलपमेंट के कोर्स करा रहा है। इसके अलावा भी प्राइवेट के अंदर अरीना, एप्टेक और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं मार्केट के अंदर जो गेम डेवलपमेंट के कोर्स करा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर गेम बनता कैसे। गेम बनाने में सबसे पहले आती है प्री प्रोडक्शन। गेम डेवलपिंग की प्री प्रोडक्शन किस तरह होती है, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली गेम डिज़ाइन में आप जब भी आप प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपने कोर आइडिया पे रिसर्च करना होता है। कोर आइडिया की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले इसमें एक रिसर्च होती है जिसमें ओवरऑल आप अपने एक गेम कॉन्सेप्ट को एक पेपर वर्क में कंप्लीट करते हैं। जितने भी आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो सब एक जगह आप एनालाइज करके एक जगह एक पेपर में करने के बाद देन वी स्विच टुवर्ड मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बेसिकली होता ही है कि आपने ये देखना है कि अभी आप जिस आइडिया के ऊपर जा रहे हैं उस आइडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और इसमें क्या क्या इसमें स्टेबिलिटी लेकर के आ सकते हैं, या जिनके पास बने हुए हैं उनके पास क्या क्या खामियां हैं और उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप कोर रिसर्च इसके ऊपर करके इस सारी वैल्यूज़ को आप उसमें अपना इनपुट ऐड करते हैं। देन वी हैव गेम डिज़ाइन। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बेसिकली जितनी भी चीज़ें, जितने भी आइडियाज़ को आपने अपने पास पेपर वर्क में कंप्लीट किया है, आप उसको एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली इसको हम गेमिंग के टर्म में GDD भी कहते हैं। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, गेम की फील्ड में यहाँ पर हम GDD का इस्तेमाल करते हैं। GDD बेसिकली आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर आपको डिफ़ाइन करता है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आप कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट के टोटल स्कोप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली GDD में आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि GDD का जितना भी आपका वर्किंग होती है वो बेसिकली प्री प्लान में आता है आपका, और तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने पास एक पेपर में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपने अपने थ्रू आउट द प्रोसेस आपने एनालाइज़ की, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, क्लाइंट की तरफ से आइडिया गेट किया
उन सब चीज़ों को आप पेपर वर्क करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और फिर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप उसी प्लान को लेकर के आगे एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो भी चीज़ें आपने GDD में इंक्लूड कर लिया है, अब आप चेक ये करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आपने वो चीज़ बिल्ड करनी है। होता ये है कि आपके पास मल्टीपल गेमिंग इंजन्स हैं जो कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपके पास जो आइडिया है, आपने ये चेक करना होता है कि आपने जिस चीज़ की एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है वो बेसिकली आपका करंट गेमिंग इंजन वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या नहीं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से गेमिंग इंजन को फाइनलाइज़ करना होता है, क्योंकि आपने इस वक्त जो गेमिंग इंजन को फाइनलाइज़ कर लिया, आपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इसी स्पेसिफिक टूल को यूज़ करते हुए गेम को बिल्ड करना है। जो भी आपकी टेक्निकल प्लानिंग होती है, आपने गेमिंग इंजन फाइनलाइज़ करने के बाद आपने अपनी टीम को वो चीज़ असाइन करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारा अपना एक टास्क बोर्ड है जिसमें हम जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो टास्क आपस में अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन आपके पास एक टाइमलाइन होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे टास्क आपके पास, आपके टीम मेंबर्स के पास ही असाइन हो गए और एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है हर टास्क का। और ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 और पैरेलल ये चीज़ें आपकी कंपाइल हो रही होती हैं और फिर एक जगह एक प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। जी, प्री प्रोडक्शन का जो लास्ट स्टेप है वो आपका प्रोटोटाइपिंग है। अगर प्रोटोटाइपिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में समझें तो हम उसको ये कहते हैं कि हम एक कोर फंक्शनैलिटी बनाते हैं। या इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक 3D रनर गेम है, काफ़ी फेमस आपके पास एक आइडिया है सबवे सर्फर का, जो कि नॉर्मली हर यूज़र खेल रहा होता है और ये वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ज़्यादा डाउनलोड की हुई गेम है। अगर उससे आपको एक आइडिया दूँ तो इसमें इसकी जो प्रोटोटाइपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपका एक प्लेयर है, उसको उसके अंदर एक रनिंग बिहेवियर ऐड करना है और एक पाथ जनरेट करना है, तो वो कंटिन्यूसली दौड़ता रहेगा और इसके आगे कॉइन्स गेट करता रहेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। ये एक कोर फंक्शनैलिटी होती है जो कि इस गेम की है। देन इसके बाद आपकी इन ऐप परचेज और ये सारी चीज़ें अगले स्टेप की तरफ जाती हैं। अब बात करते हैं गेम प्रोडक्शन की, जो गेम बनाने में सबसे अहमियत का हामिल है। गेम किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इसका आर्ट और मॉडल कैसे बनता है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कोई ब्रीफ आती है जैसे क्लाइंट से, तो हम वो ब्रीफ को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा और फिर वो हमें एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि उसमें कैरेक्टर रियलिस्टिक यूज़ करना है या कार्टूनी यूज़ करना है, बैकग्राउंड किस तरह का यूज़ करना है, रियलिस्टिक करना है या हैंड ड्रॉन करना है। तो हम लोग उस हिसाब से जो है ना अब AI यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास क्लाइंट आया था जिसको सबवे सर्फर जैसा गेम चाहिए था, तो उन्होंने अपने बेटे की पिक्चर दी थी हमें, तो वो हमने AI को दिखाई और पूरा डिस्क्रिप्शन दी कि सबवे सर्फर जैसा कैरेक्टर चाहिए हमें, और उस बच्चे को जो है उस कैरेक्टर के अंदर लेके कैसे आना है, सारी कलर कौन सा देना है, शर्ट कैसी देनी है, बाल का कलर क्या होगा, ब्रेसेस होंगे या नहीं होंगे। तो वो हमें मल्टीपल इमेजेस देता है। हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम उसको मार्क कर देते हैं कि इसके बाल चेंज कर दें, इसके दांत चेंज कर दें, इसका मुंह चेंज कर दें। फिर हम उसमें से क्लाइंट को दिखाते हैं 3 वर्जन्स। मोस्टली अब डिपेंड करता है क्लाइंट का बजट क्या है, हम 1 भी दे सकते हैं, हम 3 भी दे सकते हैं। तो इस क्लाइंट का बजट अच्छा था तो हमने 3 इसको एग्जांपल्स दिए थे, तो हमने उसमें से एक चूज़ किया जो सबसे ज़्यादा उसके बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हम वो इमेज लेके मॉडलर को देते हैं जो 3D में उसको डिज़ाइन करता है। अच्छा, तो ये हमारा 3D मॉडल बन गया इसका। तो ये बना हुआ होता है पॉलीगॉन से। ये असल में कैरेक्टर इस चीज़ से बनता है, एक स्क्वायर होता है बस, जिस चीज़ से हम ये कैरेक्टर बना देते हैं। आप ये देख सकते होंगे ये था और फिर ये बन गया। तो इस तरह एक डिज़ाइन भी हमारा पूरा हो गया और कैरेक्टर मॉडल भी हो गया। फिर उसके बाद ये वापस क्लाइंट के पास जाएगा अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए या नहीं। जब तक ये मॉडल क्लाइंट अप्रूव नहीं कर देता हम इसको आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर अगर आगे कोई चेंज आता है तो ये वापस आना इस पर बहुत मुश्किल हो जाता है। गेम में एनिमेशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर इसमें 19-20 भी हो जाए तो गेम ठीक नहीं बनता। एनिमेशन किस तरह की जाती है, इनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। आर्ट एंड मॉडलिंग के बाद आप लोगों ने उसके बारे में तो पता ही कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास स्टेप होता है एनिमेशन। एनिमेशन में वी मूव ऑल द कैरेक्टर्स एंड मेक ऑल द मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन फॉर आवर गेम टू हैव ऑल दोज फीचर्स इनसाइड। जो भी आप उसमें गेम में देखते हैं, क्या चीज़ें मूव हो रही होती हैं, वो हम आपको भी यहाँ पे दिखाते हैं कैसे वो सारी मूवमेंट्स हम बनाते हैं।
सो ये सारे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर अभी हमने इंपोर्ट किया हुआ, एक आगे जो है ना इसकी एनिमेशन मॉडल हुआ था, शुरू में आपने देखा मॉडल हुआ है, अब उसकी एनिमेशन यहाँ बन रही है। अब यू कैन हैव अ लुक कि यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट्स करें। कैन प्ले एट शाम। ये सारी मूवमेंट, इसकी वॉक साइकिल, इसकी रन साइकिल, पंच कर रहा होगा क्या, जो व्हाटएवर द मूवमेंट इज़, वो सारी एनिमेट होती है। तो हमें हाथों से वो करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी एनिमेशन होती है, लाइब्रेरीज भी यूज़ करते हैं उसके लिए, कस्टम एनिमेशन के लिए वी मेक इट बाय आवर ओन सेल्फ। क्रिएट कैसे हो रहा है आप देखेंगे, एक शॉट हमारे पास आ रहा है, ये लाइक इसमें एक हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें जो है ना ही सेलिंग और मतलब स्केट बोर्ड पर जो है ना पानी में तैर रहा है। अब वो शॉट हम जो है ना उसको हम उसकी एनिमेशन बना के हम डेव टीम को भेज देंगे और वो उस कैरेक्टर पे जाके लगा देंगे। और अब गेम में तो आप सारा फाइनल लुक देख रहे होते हैं, ये वाली सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं क्या क्या करना पड़ता है। सारे इन्वायरमेंट, सारे कैरेक्टर्स सब 3D में बनते हैं, या पूरा जैसे हमारा रियल वर्ल्ड है, यही वर्ल्ड एग्जैक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में हम बनाते हैं। उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं ताकि गेम डेवलपमेंट टीम उसको इम्पोर्ट कर सके अपने पास। गेम तैयार करने में एक मरहला और आता है और वो है लेवल डिजाइनिंग का। लेवल डिजाइनिंग क्या होती है और ये कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लेवल डिज़ाइनिंग पे, जिसमें मुझे आर्ट दी जाती है फ़ोटोशॉप से डिज़ाइन हुई हुई, जिसको मैं एनिमेट करता हूँ अपने प्रोसेस के अंदर। सो जब वो मुझे जब मुझे स्प्राइट्स देते हैं वो लोग, इट्स कॉल्ड स्प्राइट्स इन यूनिटी विच आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स। तो जब वो मुझे देते हैं ऑब्जेक्ट्स, आई एनिमेट देम एंड मेक इट इंटरेक्टेबल विद द यूज़र इंटरफेस। जी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्पॉट द रॉन्ग वन is a letter. These are letters and also an object which is in sprite. तो मैं इसको इस तरह एनिमेट करूँगा कि इसकी एनिमेशन में जाऊँगा और फिर इसको रिकॉर्ड पे बटन दबाऊँगा। यहाँ से फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट सेट करूँगा कि इसको किस तरह एनिमेट करना है। तो अगर मैं इसकी स्केल की तरफ जाऊँगा तो इसका साइज़ बड़ा और छोटा करने का तरीका होगा, और जब मैं इसकी रोटेशन पे जाऊँगा तो इसकी टर्निंग पोजीशन पे देखा जाएगा, और पोजीशन में इसकी ये सेट कर लेगा कि इसको किधर रहना है अपनी पूरी स्क्रीन में। तो बेसिकली अब ये स्पॉट द रॉन्ग वन, इट वाज एन इमेज इनसाइड द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा लोगो। इट्स द लोगो फॉर द गेम। सो इसके अंदर मैं एक एनिमेशन सेट करूँगा जिसका नाम है एनिमेटर। इसके अंदर क्लिप्स डालूँगा जो इसकी एनिमेशन के लिए होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी एक बना हुआ है एनिमेटर और इसकी एनिमेशन, ठीक है। जब मैं गेम स्टार्ट करूँगा तो इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एनिमेशन में इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने जो सेट किए थे वो उसी तरह मूव कर रहे हैं। ऐसे ही इसके बराबर में और भी इमेजेस हैं, जैसे कि ट्रीज़ हैं और पीछे फॉग है, ये सब भी एनिमेट किया गया है। और जो इमेजेस जो मैंने स्टैटिक रखनी थी वो मैंने स्टैटिक रखी हुई हैं, बाकी सारी मैंने डायनामिक रखी हुई हैं। ये होती है गेम प्रोडक्शन के अंदर लेवल डिज़ाइनिंग। अब बात करते हैं गेम में मौजूद साउंड एंड म्यूजिक की। अगर गेम में साउंड और म्यूजिक ना हो तो गेम खेलने का मजा ही नहीं आता। साउंड इफेक्ट कहाँ होने चाहिए, कहाँ कौन सा म्यूजिक लगना है, ये सब कैसे तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। साउंड और म्यूज़िक गेम के अंदर हम किस तरह से जनरेट करते हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। पहले हम आते हैं सोनू पे। सोनू हमारे पास एक पावरफुल AI टूल है जिसमें हम लिरिक्स वगैरह डालते हैं और मतलब टून वगैरह डालते हैं, तो वो हमें एक जनरेट करके देता है म्यूज़िक। जैसे कि मैं अभी आपको एक सुनाती हूँ। जैसे मैंने ये जनरेट किया है, ये AI टूल से मैंने जनरेट किया है। इसमें मैंने किसी इंसान को या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को मैंने प्ले नहीं किया, ये हमें AI टूल एक्सट्रैक्ट करके देता है। दूसरा हम वॉइस ओवर एक निकालते हैं जो कि हमारे पास है हेलो, दूसरा टूल है हमारे पास, और ये इस तरह से जनरेट करता है। वी डोंट नीड एनी किड टू प्रोनाउंस अबाउट इट। ये हमारे पास टूल है जो कि प्रोनाउंस करके देता है। टूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जिससे हम सेटिंग्स से हम जाके हम यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम पिच को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और वॉल्यूम भी यहाँ से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जहाँ से हम इमोशंस को भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किड या फिर कोई हमारे पास जिसका हमें वॉइस चाहिए, वो सैड है, हैप्पी है, या फिर कोई उसका दूसरा कोई इमोशन है, वो भी हम फियरफुल इमोशन है, उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। AI के नए दौर में हम इस तरह से गेम्स के अंदर
साउंड और साउंड इफ़ेक्ट्स को, म्यूज़िक को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के आखिरी मॉड्यूल की, और वो है गेम डेवलपमेंट। ये किस तरह होती है, आइए आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे अभी मैचिंग गेम के हवाले से डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें जो है हम मुख्तलिफ इमेज मैचिंग के हिसाब से, इसके अलावा जो है वर्ड अपोजिट के हिसाब से, ताकि वो जो है लर्निंग प्ले के साथ साथ उनकी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होती रहे। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये वर्ड अपोजिट है। बिलफर्ज अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जो एनिमेशंस हैं, इसमें जो पॉपअप्स वगैरह जो डोमिनेंट हो रहे हैं, और जो फिर टाइमर के हिसाब से जो किड्स जो हैं उसको अपने हिसाब से जैसे उसको ईज़िली प्ले कर सकते हैं, इस तरह उनकी लर्निंग भी स्ट्रांग होगी। जैसे यहाँ पे जो है अभी जो वर्ड अपोजिट में वर्ड्स जो शो हो रहे हैं, वो हमारे बेसिकली जो है हम C# पे इसको लॉजिक्स ऐड किए। इन लॉजिक्स में फिर वहाँ पे हमारे पास यूनिटी इंजन में, गेम इंजन पे जो है वो प्रॉम्प्ट ऐड होते हैं। जिस प्रॉम्प्ट में हम उसमें डिटेल और डेटा ऐड कर रहे होते हैं, जो डेटा जो है जिसके बिहाफ पे किड्स की लर्निंग होगी, जिसके बिहाफ पे किड्स जो है वो ईज़िली प्ले करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पे वर्ड अपोजिट में जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे हार्ड का लो सॉफ्ट है, तो इस हवाले से जो लॉजिक्स जो करेक्ट हो रहे हैं, और जो है अगर हम इसमें रॉन्ग प्ले करते हैं तो वो वहाँ पे जो है एक एनिमेशन के थ्रू स्टूडेंट को इंडिकेट किया जाता है कि आप करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट वर्ड जो वो सिलेक्ट करें। तो इस तरह जो उनकी लर्निंग होती है। और यहाँ पे हम बेसिकली वो प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ऐड होता है। हम यहाँ पे उन प्रॉम्प्ट्स को, उन डेटा को ऐड करते हैं। इसमें जो है हम कुछ जो है वर्ड्स के थ्रू, कुछ हम इमेज के थ्रू लर्निंग पे फोकस करते हैं, और कुछ जो है हम साउंड के थ्रू के उनकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह गेमिंग के हिसाब से, गेमिंग के थ्रू जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और उनके प्रोनाउंसिएशन पे वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग पे बेस हो। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, जो गेम का आखिरी मरहला होता है कि गेम को किस तरह पोस्ट किया जाए, इसमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली देखें, जब आपका एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है और वो डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस से गुजर चुका है, देन वी स्विच टुवर्ड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपका एक प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसको मल्टीपल तरीके से उसको टेस्ट प्रोसेस से गुजार करके यूज़र्स के लिए अवेलेबिलिटी उसकी मुमकिन बनाते हैं। होता ये है कि आपने एक गेम को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आप उसको आपके पास बंच ऑफ टेस्टर्स होते हैं, जहाँ पर आप एक लोकल लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब इन क्राइटेरियाज़ को अगर एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहले आप करते हैं ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग को अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ, तो ये कहलाता है अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग। आप सबसे पहले क्लोज टेस्टिंग करते हैं, जिसमें आपके इंटरनल टेस्टर्स होते हैं, इंटरनल QA की टीम होती है, जो कि इंश्योर करती है कि आपकी ऐप एक स्मूथ परफॉर्म कर रही हो, कहीं पर कोई ग्लिच या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पे यूज़र्स बाद में सफ़र कर रहा हो। देन हम इसको एक ओपन टेस्टिंग की तरफ ले आते हैं। ओपन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जो आपके टेस्टर्स हैं वो आपके इन हाउस नहीं होंगे, बल्कि एक ग्लोबल टेस्टर्स होंगे। कोई भी यूज़र उसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन होती है प्रोडक्शन से पहले। अगर आप बात करें ओपन टेस्टर्स की, तो आपके पास जो जितने भी यूज़र्स होते हैं वो सारे के सारे टेस्टर्स होते हैं, लेकिन वो आपके इन हाउस नहीं होते। होता यह है कि वो सारे टेस्टर्स आपके 10 to 15 डेज़ आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, जिसमें कंटिन्यूसली वो उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। जब वो उस प्रोजेक्ट को, उस एप्लीकेशन को, उस गेम को मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बैक एंड पे एक एनालिटिकल इवेंट जनरेट हो रहे होते हैं। हम एक एक पॉइंट को अपने पास नोट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक गेम में 50 लेवल्स हैं, तो उन 50 लेवल में कितने यूज़र्स हैं जो कि इन 50 लेवल को ईज़िली क्लियर कर गए। फॉर एग्जांपल लेवल नंबर 7 को हर यूज़र जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स उसमें लेवल फेल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इशू है कि यूज़र वहाँ पे हम या तो हमारे एंड से कोई इशू है, या तो लेवल डिज़ाइनिंग हमने इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी है कि यूज़र उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। दैन फिर हम उसको लेवल डिज़ाइनिंग को फिर से रिपीट करते हैं। ये 2 and 4 प्रोसेस मल्टीपल टाइम चलता है, और इन द एंड आपके पास एक पॉलिश प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है। ये तो बात हो गई गेम की। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि पाकिस्तान में रहकर एक गेम डेवलपर कितने पैसे कमा सकता है, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहा हो या फिर वो उसका अपना खुद का बिजनेस हो। 1 लाख से लेके तकरीबन 250 लाख अराउंड जो है ये इसकी इनकम हो सकती है। जॉब लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अगर सीनियर डेवलपर है तो तकरीबन 2.5-3 लाख से 5 लाख या उससे भी ज़्यादा
मार्केट के अंदर सीनियर डेवलपर कमा रहे हैं। अब ये तो मैंने बताया जॉब कर रहे हैं, उन जॉब पर्सन की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप अपना स्टोर है उसको पब्लिश कर रहे हैं अपने गेम्स को, तो अगर आप अपने स्टोर पे अपने गेम्स को पब्लिश कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है मिनिमम भी आप अगर 10,000 यूज़र कंक्रीट यूज़र डाउनलोड होते हैं आपके, तो आप $500 से लेके आप $1,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके $10,000 कंक्रीट यूज़र से 1 लाख यूज़र तक हैं तो आप तकरीबन 10,000 डॉलर तक अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है, एक गेम, एक वायरल गेम 25 से 30 लाख पाकिस्तानी तकरीबन $10,000 के अराउंड कमा के दे रहा है। एक गेम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके मल्टी गेम्स हो, मल्टी गेम आपने अपने स्टोर पर पब्लिश किए हुए हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। गेम डेवलपर के लिए एक और बड़ा रास्ता है, वो है फ्रीलांसिंग। क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि वो अपना गेम बनाने के बाद कहां बासानी सेल कर सकते हैं। पाकिस्तानी डेवलपर्स के लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो जाके अपना गेम सेल कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप इनिशियल लेवल पे आप गेम डेवलपर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर की तरफ जाएं। फाइवर जो एक इजी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जो है बना के और छोटे छोटे प्रोजेक्ट $200 से $500 तक के प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। अगर आप थोड़े से सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, मिड लेवल पे हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप ऑफ़र का मॉडल बहुत अच्छा है। आप ऑफ़र के ऊपर $3,000 से लेके 10 और अबव भी आप जा सकते हैं। तो अपवर्क, फिर इसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करूं तो फ्रीलांसर है, freelancer.com है, वहां पर भी आप जाके जो है वर्किंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद गेम डेवलपर को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस के ऊपर, तो गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, कि कोई एक इंस्टीट्यूट हो प्रॉपर वे में जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हो। टेक्निकली फाइनेंशियल बहुत इशू हैं, क्योंकि गेम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर आप एज अ स्टूडियो भी वर्किंग करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको लर्निंग मटेरियल के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए हैवी पीसी चाहिए। तो हैवी पीसी जो है एक आम यूज़र के लिए, डेवलपर्स के लिए जो है वो, अगर आपने देखा हो VR के गैजेट्स हैं, डिफरेंट ग्लासेस हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट के अंदर। तो डेवलपमेंट टूल्स को परचेज़ करना काफ़ी मुश्किल है। फिर अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो एक से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ती है गेम डेवलपमेंट को बनाने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर मैं 1-2 चीज़ें और हाईलाइट आपको करूँगा। जैसे कि पब्लिकेशन के ऊपर जब हम स्टोर पर जाते हैं तो एक आम यूज़र प्ले स्टोर पब्लिश उसका स्टोर को ख़रीदना, हमारे पास से जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली हडल्स आती हैं, जिसकी बिना पे जो है ना हम लॉगिन नहीं कर पाते, साइन अप नहीं कर पाते बहुत सारे स्टोर्स। इसी तरीके से अगर हम स्टीम की बात करें, इसी तरीके से हम जो है ना गूगल कंसोल की बात करें, ये जितने भी हैं प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो अगर हम देखा जाए ओवरऑल उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कम्युनिटी सबसे पहले बिल्ड होनी चाहिए लोकल सतह पर, पाकिस्तान की बुनियाद पर, जिसके अंदर जो मसले मसाइल हैं, इस इशू के जो हडल्स हैं, उनको चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो कम्युनिटी हो जो इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी गेम डेवलपर्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से लेके जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की। ये था गेमिंग इंडस्ट्री पे बदल गया कारोबार का आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि गेम कैसे बनता है और इसे कहाँ और कैसे बेचा जाता है। इसके लिए ना तो आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है और ना ही मास्टर्स। गेम डेवलपिंग में अगर ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है लगन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंडस्ट्री अरबों रुपए की नहीं बल्कि अरबों डॉलर की है। अब ये आप पर है कि आप किस तरह इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर पैसे कमा सकते हैं।